तो हम लोग पाचन की क्रिया विधि जानेंगे। पाचन जैसे जंतु पोषण की अवस्था हमने बताया, 5 अवस्था। होलोजोइक पोषण की 5 अवस्था। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा बहिष्करण या मलत्याग। इससे पहले हमने बताया था। पाचन किस तरह से होता है हम लोगों के शरीर में, मानव के शरीर में, भोज्य पदार्थ पचते कैसे हैं। तो जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थ को विभिन्न एंजाइम की सहायता से सरलतम एवं घुलनशील रूप में बदलकर अवशोषण के योग्य बनाना पाचन है। पाचन ग्रंथियां इसमें भाग लेगी। पाचन ग्रंथि हमने 5 बताया है। मुख गुहा में लार ग्रंथियां, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। तीसरी ग्रंथि है अग्न्याशय, जिसको अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहते हैं। आमाशय की भीतरी दीवार में जठर ग्रंथियां हैं और आंत की भीतरी दीवार में छोटी आंत की आंतरिक ग्रंथियां हैं। तो ये ग्रंथियां होगी पाचन ग्रंथियां। पाचन की क्रिया विधि अब शुरू करते मुख गुहा से ही शुरू करेंगे। इसको बढ़िया से समझो, मुख गुहा से। और पाचन के बारे में सामान्य विचार है तो पाचन 2 तरह से होगा। आगे हम बता रहे हैं, पहले मुख गुहा से हम शुरू करके बताते चलते हैं लाइन से। मुख गुहा में लार ग्रंथियां हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। 3 जोड़ी का नाम पहले हमने बताया। 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में टाइलिन एंजाइम है। तो मुख गुहा में जब हम भोजन को दांतों से चबाते हैं तो लार उस भोजन में मिलता है, लार उसमें एंजाइम है। तो भोजन 3 का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा। भोजन की 6 अवयव लेकिन है, ध्यान दो, 6 अवयव होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, 3 तो हो गए मुख्य। विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, जिसको पहले पढ़ाया गया है, और पानी, जल। ये 6 मिलकर के पूरा कंप्लीट भोजन है। भोजन तो 3 का ही पाचन होगा। पानी अवशोषित हो जाएगा सीधे, विटामिन रहेगी भोजन में तो अवशोषित हो जाएगी, जैसे फलों में, अंडे, दूध, मांस, मछली में विटामिन तमाम है, हरी साग सब्जियों में, तो विटामिन जो सीधे अवशोषित हो जाएगी। मिनरल्स उसमें आयरन है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, तमाम ये खनिज लवण, खनिज जो इसके पहले मैक्रो माइक्रो, तो खनिज अवशोषित हो जाएंगे, खनिज पदार्थ, और विटामिन अवशोषित हो जाएंगे, पानी अवशोषित हो जाएगा। 3 तो अवशोषित हो गए, 3 बचे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड। इन्हीं तीनों का पाचन होगा। तो मुख गुहा में पहले शुरू करें, एक एक 2 लाइन में बताते चलते हैं लाइन से। मुख गुहा में जो भोजन को चबाया जाता है तो एंजाइम की एक विशेषता है कि एक निश्चित एंजाइम एक निश्चित भोजन पर ही क्रिया करेगा। कार्बोहाइड्रेट पर जो क्रिया करेगा वो प्रोटीन रहेगी। अब साथ साथ हम सब कुछ खा रहे हैं, अब समझो रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, हरी साग सब्जी खा रहे हो, कोई मीठा खा रहे हो, एक साथ कई चीज़ें हम खा रहे हैं। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, जैसे मीठी चीज़ें हैं, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन दालों में ज़्यादा प्रोटीन है, सोयाबीन में प्रोटीन है, अंडा में प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है, मांस मछली में प्रोटीन है। चिकनी चीज़ें जो तैलीय चीज़ें ले रहे हैं, तेल घी मक्खन से तली हुई चीज़ें जो खा, उसमें वसा लिपिड है। तो खा तो हम सब रहे हैं, लेकिन मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होगा। प्रोटीन रहेगी, वसा लिपिड रहेगी, मुख में नहीं उसका पाचन होगा। कारण का बता रहे हैं, क्योंकि उसको पचाने वाला एंजाइम नहीं है। मुख गुहा में क्या पाचन होगा? मुख गुहा में स्टार्च, समझो कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल रूप है स्टार्च। स्टार्च पर टायलिन एंजाइम की क्रिया होगी। ये टायलिन एंजाइम है, इसको बदल देगा माल्टोज में। एक लाइन बता रहे हैं, इतने लिखना भी है। जब भोज्य पदार्थ भोजन मुख में दांतों द्वारा चबाया जाता है तो लार ग्रंथियों से लार निकलकर भोजन में मिलता है। उस लार में उपस्थित टायलिन एंजाइम, लेकिन इसको लिखते हैं अंग्रेजी में पटाइलिन, देखो PTYALIN, पी साइलेंट है, टायलिन इसलिए हिंदी हमने लिख दिया, इंग्लिश भी लिख दिया। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, हमने बताया कार्बोहाइड्रेट जटिल है, मंड, स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट जब हम लेंगे प्रोटीन भी रहेगी वो सारे, कार्बोहाइड्रेट की क्रिया केवल करेगा केवल। तो इस टाइम को बदल देगा माल्टोज में। आप अनुभव करो, माल्टोज मीठा होता है। रोटी का टुकड़ा लेकर मुंह में चबाओ, या थोड़ा सा ऐसे भात
ऐसी भात लेकर मुँह ऊँचा आके देखना, थोड़ी देर खूब मुँह ऊँचा और लार मिले उसमें बढ़िया से, तो देखो कि रोटी चबाते चबाते कुछ देर बाद अपने आप ऑटोमेटिक मीठी लगने लगेगी, लगेगा उसमें थोड़ा कुछ मीठा मिलाया हुआ हो। माल्टोज में उसको तोड़ देगा। कार्बोहाइड्रेट जो जटिल है, स्टार्च है उसमें, उसको किस में बदल देगा, माल्टोज में। और भोजन दांतों से सब चबाया जाएगा तो ग्रास नली ये है उसको खाएगा। यहाँ 2 छिद्र, ये मुखवा के पीछे का हिस्सा है ग्रसनी, ग्रसनी फैरिंग्स, फैरिंग्स ग्रसनी। फैरिंग्स में 2 छिद्र हैं, एक है ग्लॉटिस, एक है गलेट। ग्लॉटिस माने घाटी द्वार और गलेट माने निगल द्वार। ये घाटी को हम लोग करें घाटी द्वार, ग्लॉटिस, जहाँ से हवा फेफड़े में जा रही, 2 नलियाँ यहाँ पर हैं। और ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस से कैसे ढक्कन है, जिससे भोजन का कण गलेट निगल द्वार में जाए, सांस नली में न जाने पाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है चला जाए, लेकिन भोजन की नली है उसको गलेट निगल द्वार, यहाँ छेद है। भोजन जो मुख में लार द्वारा मिला हुआ भोजन गलेट उस छिद्र से निगल द्वार से होकर के ग्रास नली से होते हुए फेफड़े में गए, सॉरी आमाशय में गया, आमाशय के अंदर गया। आमाशय भोजन 3-4 घंटे 4.5 घंटे तक रहेगा, स्टे रहेगा, वहाँ भोजन जमा होगा। आमाशय में जब भोजन पहुँचता है, लार मिला हुआ भोजन, लार से कुछ कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का थोड़ा पाचन हुआ, और बहुत देर तक मुंह में भोजन नहीं, कुछ पाचन हुआ ना। अब इसके बाद आमाशय में जब भोजन गया तो आमाशय की भित्तियों में जठर ग्रंथियां हैं, उन जठर ग्रंथियों से जठर रस निकला। अब आमाशय में आ जाइए। अब एक मुखगुहा खत्म, मुखगुहा हो गया ना, तो मुखगुहा के बाद दूसरा आता है आमाशय। देखो यहाँ दूसरा हमने लिखा है लाइन से आमाशय, ग्रहणी, जेजुना, मिलियम, ऐसे पाचन होता चला जाएगा। तो आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन, आमाशय में जठर ग्रंथियां हैं, जठर रस निकलेगा, जठर रस, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, GASTRIC, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस भोजन में मिलेगा, ठीक ना, गैस्ट्रिक जूस भोजन में मिलेगा। जैसे ही मिलेगा तो उसमें HCl है, पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाएगा। हानिकारक जीवाणु अगर पहुंच गए भोजन में तो उसको मार देगा तुरंत, और भोजन को सड़ने से बचाएगा। सड़न हो जाए भोजन में, देर तक रहे, 3-4 घंटा रुकना है यहाँ, तो उसको अम्ल है तो सड़ने नहीं देगा, उसको नष्ट नहीं होने देगा। इस तरह से ये सेव करेगा। इसके बाद जठर ग्रंथियों में 3 एंजाइम पाए जाएंगे। पेप्सिन एंजाइम, ये प्रोटीन प्रक्रिया करेगा, प्रोटीन प्रक्रिया करेगा। रेनिन एंजाइम, रेनिन दूध की प्रोटीन प्रक्रिया करेगा, दूध की प्रोटीन जो होती है ना, उसको केसिनोजन कहते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं केसिनोजन, यहाँ लिख दिए केसिनोजन, दूध की प्रोटीन का नाम है। दूध में प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लिपिड वसा पाई जाती है, तीनों दूध में पाए जाते हैं। दूध की प्रोटीन केसिनोजन, ये पेप्सिन प्रोटीन को, जैसे दाल खाए, सोयाबीन खाए, मछली खाए, अंडा खाए, सब प्रोटीन है, उसकी प्रोटीन को ये बदल देगा पेप्टोन प्लस प्रोटीओजेज, यहाँ बदल दिया। यहाँ हमने लिखा क्या क्या पढ़ना है, उसको हमने लाइन से लिख दिया है, ये पढ़ाएंगे। यहाँ तक ध्यान दो। पेप्सिन क्या एंजाइम है, कहाँ पाया जा रहा है, जठर रस में। जठर ग्रंथियाँ कहाँ है, आमाशय की भीतरी दीवार पर। उन जठर रस्सियों से जठर रस निकला, उसमें अम्ल पाया गया, अम्ल का कार्य हमने बता दिया। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीओजेज में तोड़ देगा। रेनिन नामक एंजाइम दूध की प्रोटीन केसिनोजन को केसिन थक्का इसको बना देगा, केसिन थक्का। बच्चों में ज़्यादा निकलता, छोटे बच्चे दूध पर रहते हैं ना, बच्चों में एक रेनिन, जो दूध खाएंगे तब ना रेनिन उसका पाचन करेगा। दूध नहीं खा लो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, नहीं काम करेगा, रहेगा। हाँ, दूध की प्रोटीन जब रहेगी, दूध जब खाएंगे तभी इसका काम होगा, सोच लो। तो दूध खाने, छोटे बच्चों में देखोगे जब घूमटी अगर कर दे दूध का तो थक्का जैसे देखोगे, वो थक्का यही है केसिन, उसको थक्का जैसे कर देगा, उसको तोड़ता है तो दूध की प्रोटीन को, मिल्क प्रोटीन को थक्का, केसिनोजन जो होती है
जो प्रोटीन उसको केसिन थक्का थक्का कर देता है। और तीसरा एंजाइम होता है जठर लाइपेज, इसको हम गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं, एंजाइम है जठर लाइपेज। तीनों एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम है, जठर लाइपेज एंजाइम। ये भोजन है, भोजन जिसको क्रिया कर रहा है। जठर लाइपेज वसा या लिपिड पर क्रिया करेगा, इसको बता देगा वसीय अम्ल, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल यहाँ कंप्लीट हुआ। ग्ली ग्ली गी ग्ली ऐसे होगा ना, GLYCEROL होता है। ग्लिसरॉल वसीय अम्ल और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, लिपिड वसा को तोड़ दिया। 3 चीज बची। यहाँ एक चीज हमने नहीं दिखा, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट जो मुंह में पचा वही है, यहाँ आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ ना। 2 ही भोजन पचा, प्रोटीन वसा। अब 3 ही का पाचन होगा, किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का। कोई जरूरी है। अब मुंह में जैसे हमने बताया केवल कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन रहते हुए नहीं बचेगी, वसा रहते हुए मुंह में नहीं बचेगी। और यहाँ आमाशय में 2 ही बचेंगे, एक बचेगा प्रोटीन और एक बचेगा वसा, कार्बोहाइड्रेट नहीं। आमाशय की और यहाँ माने उसोफेगस, ग्रास नली, इनमें संकुचन शिथिलन ऐसे गति होती है जिससे भोजन आगे बढ़ता है, उसको क्रमाकुंचक गति कहते हैं। क्रमाकुंचक, क्रमाकुंचक गति, क्रमाकुंचक गति को पेरिस्टाल्सिस, हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी का शब्द है पेरिस्टाल्सिस लिख देना इंग्लिश में, पेरिस्टाल्सिस। ये हुआ ऐसे सिकुड़न फैलाव, सिकुड़न फैलाव। भोजन बिल्कुल पाचक रसों से मिल करके लुगदी जैसा, लेई जैसा बन जाएगा, जिसको काइन कहते हैं। काइन, CHYME, चाइन भी CHY से होता है, लेकिन काइन यहाँ कहते हैं। अम्लीय हो गया, ये अम्लीय भोजन है। पूरा पाचक रसों से मिल करके आमाशय के अंदर भोजन क्रमाकुंचक गति के द्वारा विभिन्न पाचक रसों से मिल करके कुछ टूटा, कुछ पाचक हुआ प्रोटीन का, कुछ पची वसा, कुछ मुखगुहा में पची हुई कार्बोहाइड्रेट, सब आमाशय में मंथन होकर के लुगदी बन गया। आमाशय में पाचन क्रिया पूरी हो गई। अब आइए तीसरा भाग, ग्रहणी। अलग अलग भागों को बता रहे हैं, अलग अलग खूब ध्यान से पढ़ना है। अलग अलग भागों को जानोगे तो समझ में आएगा बढ़िया से। अब ग्रहणी में आएंगे, सचिव किताब पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर समझा देते हैं। ग्रहणी में पाचन, ग्रहणी में पाचन, डाइजेशन इन ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जो यू आकार की नली, हमने डायग्राम बनाया था। यू आकार की नली छोटी आंत का पहला हिस्सा है। 2 ग्रंथियाँ उसमें खुल रही है, ध्यान देने की बात है। जैसे ही भोजन आमाशय से ग्रहणी में जाएगा तो अम्लीय रहेगा, लेकिन आमाशय के पिछले हिस्से से जैसे ग्रहणी में जाएगा ना, तुरंत लीवर में बना हुआ, फिर लीवर सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। हमने बताया एक वयस्क व्यक्ति के लीवर का वजन 1.5 किलोग्राम है, 1.5 kg है, बहुत बड़ी पाचक ग्रंथि है। डायफ्राम के नीचे ऐसे, डायफ्राम के नीचे आमाशय के बगल में ये लीवर हम लोगों का ऐसे ध्यान सब बड़ा लोग होता है। इसी तरह यहाँ हाथ लगाए तो लीवर पता चल जाएगा। किसी का लीवर बढ़ जाता है तो डॉक्टर हाथ लगा के यहाँ पर बता देते हैं कि हाँ लीवर बढ़ा हुआ है। खराब चीज़ है, पढ़ना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी पाचक ग्रंथि है, उसमें पित्त बनता है। यहाँ पित्त का ही काम जानेंगे, लीवर का और सारा काम आगे पढ़ोगे। पित्त लीवर की कोशिकाओं में बनता है। लीवर के रस में जो पित्त बनता है उसमें कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन करता क्या, वो पाचन में हिस्सा लेता। बहुत बड़ी पाचक ग्रंथि है। पित्त रस सबसे पहले भोजन में मिलेगा। ये क्षारीय होता है, पित्त क्षारीय होता है। BILE बाइल, पित्त ये क्षारीय होता है। तो अम्ल क्षार मिलकर उदासीन हो जाएगा। अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, तो भोजन उदासीन बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो और उसमें पित्त का दूसरा काम क्या होगा, क्षारीय होता है। तो जो वसा है, वसा तो चिकनी होती है, आसानी से पचती नहीं है, इसलिए वसा को कहा जाता है ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो उस वसा को, तेल वाली जो चीज़ें होती है उसको तोड़ता है पित्त। तो पित्त रस जिसको हम बाइल कहते हैं, लीवर में बनता है, पित्ताशय में जमा रहता है।
एक थैली नुमा रचना होती है लीवर के ऊपर, पित्ताशय उसमें जमा रहता है भाई। यह वसा का इमल्सीकरण कर देता है। इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन, इमल्सीकरण माने इमल्सन बनाना, उसको बारीक टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया। वसा अगर थोड़ी घुलती आसानी से नहीं है तो जैसे छाछ है, जैसे साबुन में छाछ है सपोज करो, और तेल लगा हुआ हाथ है तो साबुन से धो तो तेल हट गया। सपोज करो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो वसा है, चर्बी है, चिकनाई है, तैली चीज़ें हैं, जैसे ही पित्त रस निकला और उसको घुला दिया, थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा, उसको इमल्सीकरण कहते हैं। इमल्सीकरण कर दिया वसा का, भोजन के माध्यम को क्षारी करके उदासीन कर दिया, दो काम पित्त का हो गया। यहाँ पर यह जानेंगे। अब इसको अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस निकलता है अग्न्याशय से, जैसे पित्त मिलता है ना, आगे जब बढ़े तो उसमें आप चित्र में देखोगे अग्न्याशय की ग्रंथियां, अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस। पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस भी एंजाइम काम करे। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, एक कीमोट्रिप्सिन के रूप में होता है, ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है, ये सक्रिय हो जाता है जब ये पहुंचता आगे। तो ट्रिप्सिन, पेप्टोन और प्रोटियोजेज, जो प्रोटीन टूटा हुआ है, पेप्टोन प्लस प्रोटियोजेज, हमने बताया प्रोटियोजेज, जो प्रोटीन टूटी है आमाशय में, प्रोटियोजेज दोनों टूटा है ना, प्रोटियोजेज, इन दोनों को ट्रिप्सिन किस में बदल देगा, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देगा, पॉलीपेप्टाइड्स, और बारीक कर देगा। अभी प्रोटीन जटिल है, जटिल एवं अघुलनशील को सरलतम एवं घुलनशील, अभी सरलतम नहीं हो रहा है, सरल, धीरे धीरे सरल तब सरलतम। तोड़ा, किसको तोड़ा, ट्रिप्सिन ने किसको तोड़ा, प्रोटीन जो टूटी थी आमाशय में वही आगे बढ़ी पेप्टोन और प्रोटियोजेज के रूप में, और उस पर क्रिया किया ट्रिप्सिन, अच्छा बदल दिया, प्रोटियोजेज को बदल दिया पॉलीपेप्टाइड्स, और छोटा छोटा बारीक कर दिया। दूसरा ट्रिप्सिन के बाद एमाइलेज, एमाइलेज भाई, स्टार्च तो केवल मुख में ही स्टार्च की क्रिया हुई, तो स्टार्च कितना जल्दी ब्रेक हो जाएगा, टूट नहीं जाएगा, इसलिए अभी स्टार्च बचा है, अब यहाँ स्टार्च क्रिया करेगा, इसको बदलेगा माल्टोज में, ये भी माल्टोज में ही बदलेगा, माल्टोज में बदल दिया। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट बन गया, टूट रहा है, अब इसको मोनोसेकेराइड में आगे बदला जाएगा। इमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया किया, देखो स्टार्च है, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन पर क्रिया किया, प्रोटीन का ही भोजन है। और इसके बाद है अग्न्याशयी लाइपेज, अग्न्याशयी, अग्न्याशयी ऐसे लिखेंगे, पैंक्रियाटिक लाइपेज हर जगह है, तो उसका नाम देने के लिए हमने नाम दिया पी लाइपेज, इसको संक्षेप में लिखते हैं पी लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, वसा पर क्रिया करेगा, और इसको उसी बदलने का वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल, हमेशा वसा डिश में टूटेगी, जान जाओ। लेकिन यहाँ तुम लिख सकते हो वसा, इमल्सीकृत वसा यहाँ लिखना चाहिए, बहुत बार यहाँ इस वसा को हम क्या लिखे, क्योंकि इमल्सन इसका हुआ है, इसलिए यहाँ असली चीज लिखना चाहिए इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा, ये देख लो इमल्सीकृत वसा, सही में यही होना चाहिए, इमल्सीकृत, क्योंकि वसा का इमल्सीकरण हो चुका है। इमल्सीकृत वसा, किसने इमल्सन किया, इमल्सन में बारीक टुकड़ों में तोड़ा, तो क्षार पित्त है, क्षारी है, उसने इमल्सीकरण कर दिया, बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया, इमल्सीकृत वसा आ गई ग्रहणी में, उस इमल्सीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदले। तीनों भोजन यहाँ पर, तीनों भोजन, कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये वसा है, तीनों का तीनों भोजन ग्रहणी में और बारीक बना दिया गया और पचा दिया गया। अब ग्रहणी के बाद भोजन जाएगा जेजुनम और इलियम, लास्ट हिस्सा है छोटी आंत का, जहाँ पाचन कंप्लीट होगा, छोटी आंत का लास्ट हिस्सा चला जाएगा, यहाँ तक तो भोजन पहुँच आया, और ग्रहणी में पाचन हो गया यहाँ। अब आएंगे हम जेजुनम इलियम, जेजुनम में पाचन तो नहीं के बराबर होता है इलियम में पाचन, आप इलियम में भी लिख सकते हो, मैं लिख देते जेजुनम और इलियम दोनों है, इलियम में पाचन। क्षुद्रांत, इलियम की भीतरी दीवार में आंतरीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, आंतरीय ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, दीवार में,
देखो, 2 बाहर ग्रंथियां होती हैं और 3 अंदर होती हैं। 2 बाहर कौन है? लीवर यानी यकृत और अग्न्याशय पैंक्रियाज, ये बाहर आहार नाल के से जुड़ी हैं। लेकिन मुख के अंदर सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि आमाशय की दीवार में है जठर ग्रंथि, और आंत जो छोटी आंत इलियम वगैरह की दीवारें, ग्रहणी वगैरह की दीवारें हैं, उसमें सब ग्रंथियां पाई जा रही हैं। आंतरिक ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ग्लैंड्स है, ग्रंथियां हैं बहुत सारी। इनसे आंतरिक रस निकलेगा, सक्कस इंटेरिकस, इसको सक्कस इंटेरिकस भी अंग्रेजी में कहते हैं। इंटेस्टाइनल तो उसका नाम है सक्कस इंटेरिकस, एक नाम नया है। आंतरिक रस लिख देते हिंदी में सक्कस इंटेरिकस, उसे आंतरिक रस जानो, सब इतना चेहरा नाम जाने इसको जरूरी भी नहीं है। आंतरिक रस सुविधा रहेगी। आंतरिक रस में इंजाइम पहला है इरिप्सिन। देखो, एक एक इंजाइम की बात मैं बता रहा हूँ। इरिप्सिन, अब तक जो बची प्रोटीन है, बची प्रोटीन वो सीधे अमीनो अम्ल में बदल देगा, अमीनो अम्ल में बदल गया, सीधे सीधे अमीनो अम्ल लास्ट चला गया। इसके बाद माल्टेज इंजाइम है, माल्टोज, भोजन अभी हम बता रहे थे माल्टोज में टूटा था, माल्टोज को तोड़ेगा और ये डाइसेक्राइड है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 बार इसे यहाँ लिख देंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 बार, छोटा कर देगा इसलिए 2 बार यहाँ लिखा जा रहा है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो टूट देगा, माल्टेज माल्टोज को। सुक्रेज एज है, इंजाइम एज रहेगा, ये सुक्रोज भोजन को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देगा, फ्रक्टोज में तोड़ देगा। देखो यहाँ टूट रहा है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रेज एज है और सुक्रोज ये भोजन है, माल्टोज ये भोजन है। माल्टेज एज इंजाइम के नाम में लगा बनाया जाता है। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज इंजाइम में दूध की जो कार्बोहाइड्रेट है ना, लैक्टेज इंजाइम है। लैक्टोज जो दूध में होता है, दूध की कार्बोहाइड्रेट जो होती है, दूध की शर्करा, उसको गैलेक्टोज में बदल देता है, गैलेक्टोज। और अंत में आंतरिक लाइपेज, अब तक जो वसा बच गई है ना, बची हुई जो वसा है, वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देगा। बस ये पूरा हो गया, वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देगा। ये कंप्लीट हुआ। यहाँ आते आते यहाँ तक इलियम तक आते आते छोटी आंत के अंतिम हिस्से, वहाँ तक पाचन कंप्लीट हो गया। भोजन बिल्कुल दूध जैसा लगेगा, दूध है, दूध जैसा लगता है, पच करके एकदम घुलनशील रूप में बदल गया, सरलतम रूप में बदल गया, सरलतम रूप हो गया। अब इस बदल करके इसको कहते हैं चाइल, चाइल, CHYLE, चाइल। देखो CHYLE, वहाँ का सब तो चाइल, CHYM, लेकिन कायम वहाँ हमने लिखा, यह चाइल लिखा गया, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको जब यहाँ पढ़ेंगे। अब यह अवशोषण की योग्य बन गया। हमने क्या बताया था, पाचन जब होगा तो भोजन अवशोषण के योग्य बन जाएगा, तभी पाचन माना जाएगा। अब यहाँ भोजन का सरलतम रूप हो गया। अब सरलतम रूप में आप देख लो, कार्बोहाइड्रेट बचा तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इधर वाला देखेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये मोनोसेक्राइड है तीनों, एकदम घुलनशील हैं। अब इनका अवशोषण होगा। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदली, ये अमीनो अम्ल देखो लिखा हुआ। इरेक्सिन, बची हुई जो भी प्रोटीन अब तक थोड़ा बच गई है, लास्ट में जाते जाते उसको अमीनो अम्ल में बदल दिया गया। और वसा तो हमेशा, वसा को वसी अम्ल ग्लिसरॉल, वसी अम्ल ग्लिसरॉल में। इस प्रकार भोजन का पाचन परिपूर्ण हो गया। और अब इसका होगा अवशोषण। तीसरी अवस्था देखिए आगे, अब अवशोषण आ गया, देख लो यहाँ आ गया क्या, अवशोषण। मनुष्य पाचन क्रिया विधि पूरा बता रहे हैं, पाचन विधि सब ये पूरी क्रिया विधि है। अब देखो यहाँ मिलियम अवशोषण, स्वांगीकरण, लास्ट हुआ ना। तीसरी स्टेज क्या है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तीसरी स्टेज है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन,
छोटी आंत के भीतरी दीवार में, इलियम की भीतरी दीवार में रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर छोटे छोटे उभार होते हैं जिनको विल्लाई कहते हैं। विल्लाई, विल्लाई ऐसे ही लिख सकते हो, विलाई, विलाई कहते हैं, विलाई। छोटे छोटे अंकुर इसमें रक्त केशिकाओं का जाल है। लसिका वाहिनियाँ, शिरा केशिकाएँ, धमनी की केशिकाएँ सब फैले जाल के रूप में उसकी भीतरी दीवार में छोटे 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 अंकुर पाए जाते हैं। रसांकुर, विलाई, भी आकार के होते भी हैं, विलाई। और अगर घर में दूध खुला हुआ मिले तो बिल्ली पी जाएगी, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। ये भी हमने बताया दूध जैसा हो गया। सपोज करो दूध पीना है, इसको पी रही है, इसके अंदर एक केशिकाओं का जाल है। और ये जितना प्रोटीन का, अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट का है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल बिल्कुल घुलनशील हैं। और विलाई में रक्त केशिकाएँ हैं। ये लसिका वाहिनियाँ हैं, लसिका केशिकाएँ जिसको लैक्टियल्स कहते हैं, लैक्टिल्स। उसमें वसी अम्ल और ग्लिसरॉल चला जाता है। अमीनो अम्ल शिरा केशिकाओं में अब्जॉर्ब हो जाता है। धमनियों के केशिकाएँ जो रक्त में, उसमें वसी जितना ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब अलग अलग रक्त में अब्जॉर्ब हो गए, अवशोषित होकर के शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिए गए। अब जो कोशिकाओं में पहुंचा भोजन तो उसका हो गया तीसरा के बाद, ये तीसरा स्टेज है, ये तीसरा स्टेज है, पहले का दूसरा तीसरा। चौथा होगा स्वांगीकरण। एक परिभाषा है अवशोषित भोज्य पदार्थ का शरीर की कोशिकाओं में जीव द्रव्य, रक्त, मज्जा, मांस इत्यादि में परिवर्तित होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। जीव द्रव्य में बदलेगा, इस अवशोषित भाग से रक्त बनेगा, मज्जा बनेगी, मांस बनेगा, हड्डियां बनेगी, तमाम चीजें, प्रोटीन नए नए बनेंगे। ये सब बन रहा है शरीर के अंदर अब्जॉर्ब भोजन का। ये अवशोषित जो ग्लूकोज है हिपैटिक पोर्टल शिरा के द्वारा लीवर में पहुंचा दिया गया। उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया गया। सोच लो, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल गया, जिसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। जैसे पौधा में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में बदलता है, हम लोगों को ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में बदल जाएगा। ये अवशोषित ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप चला गया लीवर की कोशिकाओं में। अब इसका मेटाबॉलिज्म होगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा ना, तो मेटाबॉलिज्म चयापचय होगा तो ये चला जाएगा लीवर की कोशिकाओं में, ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके जमा हो गया। प्रोटीन गई, प्रोटीन का अमीनो अम्ल गया, अमीनो अम्ल से कुछ अमीनो अम्ल से यूरिया बना, जिसको आगे हम पढ़ाएंगे उत्सर्जन में। लीवर की कोशिकाओं में ऑर्निथिन चक्र चलेगा ये, और उसमें यूरिया का निर्माण होगा। इसी अमीनो अम्ल से अमोनिया शरीर में बनती है, इसके बाद यूरिया बनता है, जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकाला जाता है। कुछ अमीनो अम्ल जो हैं नए नए प्रोटीन्स के रूप में बदल दिए जाते हैं। लीवर की कोशिकाएं बड़ा काम करती हैं। वसी अम्ल और ग्लिसरॉल इसी तरह से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए गए। और कहीं नए नए प्रोटीन्स बन रहे हैं, कहीं इंजाइम बन रहे हैं, प्रोटीन से इंजाइम बनते हैं, कहीं हार्मोन्स बन रहे हैं, शरीर में तरह तरह के हार्मोन्स आप पढ़ोगे, हार्मोन्स बन रहे हैं, उसी प्रकार सब एसिमिलेशन हो रहा है, सब स्वांगीकरण हो रहा है। नए नए इंजाइम अभी बताएंगे, इंजाइम बनेंगे, हार्मोन्स बनेंगे, तरह तरह हीमोग्लोबिन बन गया रक्त का, एक प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, ये बन गया रक्त में। बहुत सारी चीज़ें जो बनती हैं नई नई, इस प्रकार उस अवशोषित भोज्य पदार्थ का शरीर में क्या हो गया, स्वांगीकरण हो गया। इसके बाद अब छोटी आंत से भोजन कहाँ चला गया, मलत्याग होगा, इजेशन, लास्ट स्टेज, 5वीं स्टेज। बड़ी आंत में जब ये सब बचा हुआ अवशेष जो है बड़ी आंत में प्रवेश कर गया, अवशोषण तो हो गया, असली चीज़ जो मटेरियल है खास शरीर में बनने वाला, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। जो अपच बच गया, जिसको शरीर में कोई विशेष महत्व नहीं है, उसमें से अधिकांश जल जो है बड़ी आंत की दीवारों में अवशोषित हो जाएगा। अर्ध ठोस रूप में मल पदार्थ मलाशय में जाकर जमा होगा और समय समय से मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर इजेशन की क्रिया द्वारा निकाल दिया जाएगा। अगर बाई चांस किसी कारणवश उस से जल का अवशोषण नहीं हुआ तो लूज मोशन की संभावना बढ़ जाती है आदमी को, इसलिए जल का अवशोषण अधिकांश हो जाता है। कुछ कारणवश ऐसा कभी कभी गड़बड़ियाँ, जिसको हम आगे थोड़ा सा बताएंगे, 2-4 पॉइंट। इस तरह से पाचन की क्रिया हुई। अब पाचन क्रिया देखो, यहाँ जो पाचन मुझे बताया ना, ये 2 तरह का पाचन हो रहा है भाई। एक पाचन हो रहा है
पाचन के प्रकार यहाँ थोड़ा सा जान जाओ। वो नहीं, वो दो प्रकार का पाचन तो बताए थे, अंतःकोश की पाचन और बाह्य कोश की पाचन, यहाँ वो बात नहीं है। दो तरह से क्रिया हो, पाचन क्रिया, यहाँ पाचन के प्रकार ना कह करके पाचन क्रिया के प्रकार, क्रिया, हाँ के प्रकार। पाचन तो बाह्य कोश की, अंतःकोश की, दो तरह का पाचन हम पहले बताए थे। एक होगा यांत्रिक पाचन, यांत्रिक पाचन इसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन। और दूसरा होगा इंजाइमेटिक पाचन, इंजाइमेटिक डाइजेशन, इंजाइम होता है ना, इंजाइमेटिक डाइजेशन। यांत्रिक पाचन यंत्रवत काम हो, जैसे मुंह में भोजन चबाया जा रहा है, जब चबाया जा रहा है दांत उसको चबाते हैं, भोजन को खूब चबाना भी चाहिए। भोजन को जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना ही हमारे पाचन अंगों, आहार नली के विभिन्न भागों में आसानी से भोजन पचेगा। तो टुकड़ों में तोड़ना, इसको जब बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ना, तो उसको यांत्रिक पाचन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, पाचक रस में जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया, तो पाचन कोई एंजाइम तो उसमें नहीं है, लेकिन यंत्रवत काम कर रहा है, वो भी भोजन के माध्यम में बना है, छारी बना रहा है, कोई पित्तरस, इस तरह से यंत्रवत पाचन हो रहा है। और इंजाइमेटिक पाचन, इंजाइम, अब यहाँ इंजाइमेटिक पाचन थोड़ा सा जानिए, इंजाइम क्या है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कुहने ने 1875 शायद ईस्वी में, 1870 ईस्वी में सर्वप्रथम इंजाइम शब्द का प्रयोग किया। इंजाइम, इसको हिंदी में वीकर भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ किताबों में मिलेगा, इसको वीकर शब्द में मिलेगा, यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, कहीं वीकर इसको कहते हैं। इंजाइम का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। देखा उन्होंने कि यह एक जैव उत्प्रेरक है। यह क्या है? जैव उत्प्रेरक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा जानना चाहिए। बायो कैटालिस्ट है, बायो कैटालिस्ट सजीव कोशिकाओं से प्राप्त होने वाले वे नाइट्रोजन युक्त जैव उत्प्रेरक, इसमें नाइट्रोजन जरूर रहेगा, क्योंकि प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं। हमने पहले बताया कि प्रोटीन से ही एंजाइम बनेगा, जब उसका एसिमिलेशन स्वांगीकरण होगा तो प्रोटीन से एंजाइम बनेगा। तो सजीव कोशिकाओं से प्राप्त होने वाले नाइट्रोजन युक्त जैव उत्प्रेरक जो स्वयं अपरिवर्तित रहकर क्रिया की दर में परिवर्तन कर दें, या तो क्रिया की दर को बढ़ा दें या क्रिया की दर को घटा भी देते हैं, उनको हम एंजाइम कहते हैं। सजीव कोशिकाओं से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त जैव उत्प्रेरक जो स्वयं अपरिवर्तित रह करके क्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें एंजाइम कहते हैं। अब सब बोर्ड को लिखना संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा बोलते हैं तो उसको ध्यान से सुना करो। एंजाइम हमने बताया परिभाषा, सजीव कोशिकाओं से प्राप्त होने वाले वे जैव उत्प्रेरक, नाइट्रोजन युक्त जैव उत्प्रेरक जो स्वयं अपरिवर्तित रहकर क्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं, उसे एंजाइम कहते हैं। एंजाइम तीन तरह के होते हैं। एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम, हिंदी में ही लिख रहे हैं, यही अंग्रेजी में प्रोटियोलिटिक ही लिखते हैं इसको, ठीक ना। दूसरा है एमाइलोलिटिक एंजाइम, लिटिक होता है तोड़ना, एमाइलोलिटिक एंजाइम। और तीसरा होता है लिपोलिटिक एंजाइम, लिटिक सब में है, देखो लिटिक सब ऐसे प्रोटियोलाइटिक, ये शब्द थोड़ा जानो, लाइटिक सब के अंदर मिलेगा, लाइसिस सब पर, लाइसिस से लाइटिक है, लाइटिक और लाइसिस एक ही सब समझिए। लाइसिस में तोड़ना, फोटो मान प्रकाश, जल को तोड़ा गया ना, फोटोलाइसिस हुआ, तो यहाँ तोड़ा जाएगा, तोड़ना। पाचन क्या है? हाइड्रोलाइसिस, इस शब्द को जानो, हाइड्रोलाइसिस में जल विच्छेदन।
पाचन की क्रिया को हम पाचन क्रिया जो पढ़ा रहे हैं पूरा जल विच्छेदन की क्रिया है। हाइड्रो माने पानी होता ही है, लाइसिस माने विघटन, जल विच्छेदन, विच्छेदन माने तोड़ना, हाइड्रोलाइसिस पाचन की क्रिया। तो लाइटिक माने प्रोटियोलाइटिक, जो प्रोटीन का पाचन करे या प्रोटीन का विघटन कर दे, प्रोटियो देखो लिखा प्रोटियो। एमाइलोलिटिक जो कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन, ये किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। 3 तरह का हमने बताया ना। ये किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ये किसका पाचन करेगा? वसा लिपिड का पाचन करेगा, वसा या लिपिड का पाचन करेगा। 3 लिपोलिटिक, लिपिड का लिपो, लिपिड नाम मिला है। प्रोटियो, प्रोटीन। और एमाइलो बच गया कार्बोहाइड्रेट। 3 ही भोज्य का पाचन हमने बताया था, 3 भोज्य का। वे एंजाइम जो प्रोटीन भोज्य पदार्थ का पाचन करते हैं उन्हें प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था, प्रोटियोलिटिक का एग्जाम्पल एक जगह जान जाओ, एक जगह कर देते हैं। पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, ये सब प्रोटियोलिटिक हैं। प्रोटियोलिटिक उदाहरण हो गए, सबका हमने बता दिया अभी पाचन में। दूसरा, वे एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट भोजन का पाचन करते हैं उन्हें एमाइलोलिटिक एंजाइम कहते हैं। जैसे टायरिन, दूसरा हमने हेडिंग दिया, दूसरा का यहाँ दूसरा देख लो, पहला का पहला यहाँ है। दूसरा टायरिन, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, बस जितना तुमको पढ़ाए हैं उतने उदाहरण दे रहे हैं, इससे अधिक नहीं पढ़ाए हैं। 1 2 3 4 5 सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को बचाने वाले हैं ना। और 1 2 3 4 ये प्रोटीन को पहला पाचन करेंगे, प्रोटियोलिटिक हो जाएंगे। यहाँ उदाहरण में दिए पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करेंगे, ध्यान में रखो। दूसरा एमाइलोलिटिक किसका पाचन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। तो टायरिन जो मुख में पाया जाता है, पी से लिखते हैं। एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। और तीसरा लिपोलिटिक का एक ही ब्राह्मकुले है, लाइपेज। लाइपेज का नाम बार बार आया है, जठर लाइपेज, अग्न्याशयी लाइपेज, आंतरीय लाइपेज, हमने नाम अलग अलग लिख दिया था। जठर लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, उसको जी लाइपेज संक्षेप में लिखते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज, पी लाइपेज, पैंक्रियाटिक अग्न्याशयी लाइपेज। और इंटेस्टाइनल लाइपेज, आंतरीय लाइपेज, आई लाइपेज। तो ये तीनों के उदाहरण हो गए। अब एंजाइम की थोड़ी विशेषता देख लो, एंजाइम की विशेषता यहाँ थोड़ा सा जानिए। एंजाइम की विशेषताएं थोड़ा सा बता दें, कुछ 3-4 पॉइंट। एंजाइम की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम नाइट्रोजन युक्त होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। एक निश्चित एंजाइम एक निश्चित भोज्य पदार्थ पर, ये सब पाचक एंजाइम बता रहे हैं। इसके पहले हमने श्वसन एंजाइम भी आपको बताया, डिहाइड्रोजिनेज, श्वसन जब बता रहे थे उसमें होता है डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम। नेज, एज, ASE एंजाइम के अंत में ऐसा बहुत सारे भोजन पर जो पाचक एंजाइम उसमें भोजन पर क्रिया करने वाले के अंत में एज लगा करके एंजाइम का नाम बना देते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम की विशेषता क्या है? ये एक निश्चित एंजाइम एक निश्चित भोजन पर क्रिया करता है, जिस पर क्रिया करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, किण्व भोज। जिस पर क्रिया करता है उसको किण्व भोज कहते हैं। जान लो थोड़ा सा एंजाइम की विशेषता मैं बता रहा हूँ। किण्व भोज, किण्व भोज एंजाइम जिस पर क्रिया करेगा ना उसको कहेंगे किण्व भोज, किण्व भोज। प्रकीर्णव भी इसको कहते हैं बच्चे, जानो प्रकीर्णव भी एंजाइम को प्रकीर्णव कहेंगे तो प्रकीर्णव मिलेगा हिंदी में, तो किण्व भोज कहते हैं। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या है? जिस पर क्रिया करता है, जिस पर क्रिया करता है, जिस पर ये क्रिया करेगा एंजाइम उसको कहेंगे सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कहते हैं। एक निश्चित एंजाइम एक निश्चित भोज पर, इसकी क्रिया लॉक की रिएक्शन है, ताला चाबी की क्रिया, लॉक की।
जैसे एक निश्चित ताला एक निश्चित चाबी से खुलता है, लॉक की रिएक्शन है। अच्छा, एंजाइम अति घुलनशील होते हैं और अपने उत्पत्ति स्थान पर ही क्रिया करते हैं, जान जाओ, दूर नहीं जाएंगे। हार्मोन के बारे में जब हम पढ़ाएंगे 10 में, तो हार्मोन दूर क्रिया करते हैं, एंजाइम के उत्पत्ति स्थान पर क्रिया करते हैं। जैसे अमाशय का एंजाइम अमाशय में, ग्रहणी का एंजाइम ग्रहणी में, आंख का एंजाइम आंख में, मुंह का एंजाइम मुंह में, अपने उत्पत्ति स्थान पर क्रिया करते हैं। क्रिया के पश्चात ही अपरिवर्तित रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। जैसा एंजाइम जितना मात्रा में रहेगा उतना का उतना रहेगा। हाँ, क्रिया की दर में परिवर्तन कर देता है, स्वयं अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार एंजाइम की क्रिया माध्यम पर आधारित है। जैसे माध्यम अम्लीय है, माध्यम क्षारीय है, माध्यम उदासीन है, एंजाइम की क्रियाशीलता माध्यम पर भी आधारित होती है। इस प्रकार एंजाइम की विशेषताएं हैं। अब आइए यहाँ पर कुछ चीज़ें हम बताएं आपको, परिभाषाएं। हम परिभाषा पढ़ेंगे थोड़ा सा। आहार, 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 डाइट, भोज्य पदार्थ की वह निर्धारित मात्रा जो एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन आवश्यक है, उसे उसका आहार कहते हैं। कोई 2 रोटी खा के संतुष्ट हो, कोई 4 रोटी खा रहा है, कोई थोड़ा भात खा रहा है, कोई कम खा रहा है, कोई थोड़ा ज़्यादा खा रहा है, उसका आहार है। अलग अलग जीव का अलग अलग, मनुष्य में अलग अलग आहार है। कोई व्यक्ति देखने में दुबला पतला बहुत है, खाने में पूरा तंदुरुस्त है, असली में बहुत दुबला पतला हो सकता है। कोई बहुत मोटा, बहुत कम खाता हो, अल्पाहारी हो। तो आहार की परिभाषा क्या है? डाइट क्या है? भोज्य पदार्थ की वह निर्धारित मात्रा, निर्धारित है। आपका भोजन निर्धारित है, मेरा भोजन निर्धारित है, सबका भोजन निर्धारित है, आहार निर्धारित है। भोज्य पदार्थ की वह निर्धारित मात्रा जो एक व्यक्ति को के लिए प्रतिदिन आवश्यक है, निश्चित है, निर्धारित है, उसको हम उसका आहार कहते हैं। दूसरी परिभाषा है संतुलित आहार। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। डाइट तो है लेकिन बैलेंस क्या भाई? सभी प्रकार के आवश्यक भोज्य पदार्थों, यहाँ पर लिख देते हैं, भोज्य पदार्थों से युक्त वह आहार जो प्रतिदिन खर्च होने वाली आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति कर सके। उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार कहते हैं। बहुत सारी परिभाषा मिलेगी, अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषा मिलेगी। यहाँ एक परिभाषा में सिंपल तरीके में बता दिया। सभी प्रकार के आवश्यक भोज्य पदार्थों से युक्त हो आहार, जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा लिपिड हो, उचित मात्रा में विटामिन हो, मिनरल्स हो, सब है। उचित मात्रा में पानी हो, उचित मात्रा में, जिससे हमारी जो खर्च हो रही हो एनर्जी, प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति हो सके, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट लगभग चाहिए 4.15 ग्राम, प्रोटीन 100 ग्राम, 415 के 100 ग्राम, 4.1 नहीं 415 कर देंगे, 415 का 100 ग्राम, और वसा लिपिड जिसको कहते हैं ये भी 100 ग्राम। माने 4:1:1 तीनों से एनर्जी मिलेगी। प्रतिदिन खर्च होने वाली आवश्यक ऊर्जा इन्हीं से मिलेगी ना। ऊर्जा तो इसी से मिल रही है, ऊर्जा दूसरे से मिलेगी नहीं। विटामिन से ऊर्जा मिलेगी नहीं, खनिज से ऊर्जा मिलेगी नहीं, और पानी से ऊर्जा मिलेगी नहीं। ऊर्जा मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से, ऊर्जा मिलेगी प्रोटीन से, ऊर्जा मिलेगी फैट से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण से, देख लो अभी आप परिभाषा हो गई ना, परिभाषा पूरा हो गई। अब आहार और संतुलित आहार दोनों परिभाषा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का पूरा ऑक्सीकरण होगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूरा ऑक्सीकरण से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। 1 ग्राम प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.1 ही मिलेगी।
लेकिन 1 ग्राम वसा के पूर्णाक्षीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। जान लो, ये सब जानो, अलग अलग ऊर्जा मिल रही है भाई। तो इसमें 4.1 का गुणा कर दो, इसमें 4.1 का गुणा कर दो, इसमें 4.1 का गुणा कर दो, अरे 9.3 का गुणा कर दो। इसमें हो जाएगा 9.3, इसमें हो जाएगा 4.1 और इसमें हो जाएगा 4.1। इसका गुणा करके निकाल लेंगे। टोटल एक सामान्य व्यक्ति को जो काम कर रहा है उसको रोज काम करने के लिए 2500 किलो कैलोरी से लेकर 3000 किलो कैलोरी तक ऊर्जा चाहिए। इतना ऊर्जा रोज चाहिए, डेली 24 घंटा में डेली इतना ऊर्जा हर व्यक्ति को चाहिए। तुम विद्यार्थी हो, तुमको चाहिए, मैं टीचर हूँ, मुझको चाहिए, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वर्कर है, काम कर रहे सभी लोग, सबको एनर्जी रोज चाहिए। एनर्जी इज लाइफ, एनर्जी इज पावर। ऊर्जा ही शक्ति है, ऊर्जा ही जीवन है। ऊर्जा खत्म, जीवन खत्म, एनर्जी इज लाइफ। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। पावर शक्ति का घर है, एनर्जी शक्ति है। एनर्जी क्षीण हो जाएगी, ना हमारा पढ़ाने को मन करेगा, ना आपको पढ़ने को मन करेगा। एनर्जी खत्म, कुछ नहीं, गाड़ी रुक गई। जैसे पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है गाड़ी को, चल रही है, एनर्जी है, नहीं एनर्जी गाड़ी बंद। तो अब देखो, कार्बोहाइड्रेट हम किससे लेंगे? चावल से ले रहे हैं। भूमिगत भाग जो है जैसे शकरकंद है, आलू है, जो थोड़ा मीठी चीज़ें, शुगर वगैरह से हम कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त कर रहे हैं। प्रोटीन किससे ले रहे हैं? दालों से ले रहे हैं सबसे ज़्यादा, सोयाबीन से ले रहे हैं, मांस, मछली, अंडे, इस सब में प्रोटीन युक्त भोजन है। वसा, तेल, घी, मक्खन, चर्बी, जो कुछ तैली चीज